Bismillahirrahmanirrahim. Going to start with bioenergetics, UQs, biochemistry UQs. एक्सीडेंटली एक बच्चे ने ले लिया साइनाइड और उसको हमारे पास हॉस्पिटल में लाया गया तो वो था कोमा में। ये इफेक्ट का माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन में क्या इफेक्ट होता है? साइनाइड जो है वो हमारे पास कम्प्लेक्स 4 का इनहिबिटर है। कम्प्लेक्स 4 पे फेरिकाइन पे रिवर्सिबली ये बाइंड हो जाता है और हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन को कर देता है ब्लॉक और ऑक्सीजन से वाटर वाला जो रिएक्शन होता है उसको कर देता है ब्लॉक। ऑक्सीजन रिडक्शन, ऑक्सीजन जो है वो वाटर के अंदर रिड्यूस नहीं होती और इससे हमारे पास लैक ऑफ एनर्जी होती है और डेथ कॉज हो जाती है। इसको हम कहते हैं साइनाइड पॉइजनिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मैकेनिज्म ऑफ एटीपी प्रोडक्शन बाय एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज का एक F0 यूनिट होता है, एक F1 यूनिट होता है। एटीपी सिंथेज जो है उसमें मल्टी सब यूनिट होते हैं। F0 डोमेन होता है जो कि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड होता है और एक हमारे पास होता है F1 जो कि प्रोट्रूड करता है मैट्रिक्स के अंदर। F0 जो है वो हमारे पास प्रोटॉन चैनल बनाता है और जो हमारे पास F1 है वहाँ पे फॉस्फोराइलेशन मैकेनिज्म होता है थ्रू एटीपी, थ्रू हाइड्रोजन आयन पंपिंग। हाइड्रोजन जब यहाँ से हमारे पास इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस से पंप होकर मैट्रिक्स के अंदर मूव करते हैं थ्रू एटीपी सिंथेज, तो हमारे पास इनकी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए F1 जो है वो मूव करता है। उसका गैमा सब यूनिट जब डीटैच करता है तो वहाँ से हमारे पास मूवमेंट होती है इस वाले सब यूनिट की F1 की और फॉस्फोराइलेशन के जरिए एडीपी और फॉस्फेट मिलते हैं और एटीपी बन जाती है। इस तरह से हमारे पास एटीपी सिंथेसिस होती है बाय एटीपी सिंथेटेज। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन और हेल्प करना है हमको दो एग्जांपल्स देंगे साथ में। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हमारे पास के एटीपी या जीटीपी बने बाय द डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फॉस्फोराइल ग्रुप टू एडीपी या जीटीपी। इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होती है एक तो क्रेब्स साइकिल के अंदर सक्सिनाइल को जब सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट होता है सक्सिनेट थायोकाइनेज के प्रेजेंस में तो जीटीपी जो है वो कन्वर्ट होती है, जीटीपी बनती है बाय एडिंग फॉस्फेट ग्रुप इन द जीटीपी और एटीपी प्रोडक्शन होती है सबस्ट्रेट लेवल पे। इसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में जब 1,3-bis-फॉस्फोग्लिसरेट 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होता है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज के जरिए तब भी हमारे पास एटीपी जो है प्रोड्यूस होती है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हमने बनानी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होते हैं 4 कम्प्लेक्सेस, कम्प्लेक्स 1, कम्प्लेक्स 2, कम्प्लेक्स 3, कम्प्लेक्स 4। कम्प्लेक्स 1 होता है NADH-Q रिडक्टेज ऑक्सीडो रिडक्टेज कम्प्लेक्स। NADH से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे और वो जाएंगे द कोएंजाइम Q को, कोएंजाइम Q से वो चले जाएंगे 3 में। 3 के अंदर होता है Q साइटोक्रोम C ऑक्सीडो रिडक्टेज कम्प्लेक्स। यहाँ से हमारे पास जब Q साइटोक्रोम C की तरफ पास करेंगे तब भी 4 प्रोटॉन जो है वो इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में जाएंगे। पिछले वाले कम्प्लेक्स में 4 प्रोटॉन जाएंगे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में और ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कम्प्लेक्स है। कम्प्लेक्स 4 यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दे देंगे ऑक्सीजन को, वो मिलेगा हाइड्रोजन से और बन जाएंगे हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी पंप होंगे और एंड पे हमारे पास आ जाएगी एटीपी सिंथेसिस बाय एटीपी सिंथेज। इस पूरे को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और अगर हमारे पास कम्प्लेक्स 2 से जाएंगे तो वो सक्सिनेट Q ऑक्सीडो रिडक्टेज कम्प्लेक्स है तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होंगे 3 में, फिर 4 में और फिर हो जाएगी एटीपी सिंथेसिस। अगर हमारे पास नेट पास करेगा तो 3 एटीपी बनेंगे और अगर फैड H2 ढाई एटीपी बनेंगे और फैड पास करेगा तो हमारे पास 1.5 एटीपी बनेंगे। आगे बात है हाउ अनकपलर्स ऑफ ऑक्सीडो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोड्यूस द इफेक्ट। अनकपलर्स का इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस होता है? अनकपलर क्या कराते हैं कि ऑक्सीडेशन जो है रेस्पिरेटरी चेन के अंदर फ्रॉम द फॉस्फोराइलेशन अनकपलर हमारे पास ऑक्सीडेशन को कम करते हैं। वो ये करते हैं कि हमारे पास एटीपी सिंथेज से जो हाइड्रोजन पास होने तब एटीपी प्रोड्यूस होनी है वो उनको मजीद माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर उनकी परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। हाइड्रोजन को हाइड्रोजन आयन जो है वो एटीपी सिंथेज से पास करके कहीं और से पास करके हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर हो जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर और एटीपी जो है वो नहीं बन सकती। एग्जांपल इसके 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल। Bismillahirrahmanirrahim. Going to start with the question number 7. All pathways through which high energy phosphates are transferred to ADP for the ATP formation. एक हमारे पास होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पास करके ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस होगा वाटर में और एटीपी प्रोड्यूस होगी। दूसरा प्रोसेस हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे पास दो नेट फॉर्मेशन ऑफ 2 फॉस्फेट्स जो है वो हमारे पास लैक्टेट से अगर बन रहा हो और अगर हमारे पास फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज वाले रिएक्शन में पायरुवेट काइनेज यहाँ पे हमारे पास एटीपी की फॉर्मेशन होती है। टोटल 4 एटीपी बनते हैं लेकिन 2 जो है वो लैक्टेट वाले की फॉर्मेशन के अंदर यूटिलाइज हो जाते हैं तो नेट रिजल्ट जो है वो 2 एटीपी का आता है। सिट्रिक एसिड साइकिल में भी हमारे पास सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के जरिए सक्सिनेट थायोकाइनेज वाले रिएक्शन में एक फॉस्फेट यानी कि एक एटीपी जनरेट होती है। फॉस्फेजेंस वो मॉलिक्यूल हैं जो हाई एनर्जी फॉस्फेट्स को स्टोर करते हैं लाइक क्रिएटिन फॉस्फेट वगैरह, वो हमारे पास जो है अपने फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करके एटीपी बनाएंगे। ये हमारे पास हो गया। और दूसरा हमारे पास है कि एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स की एडेनोलाइट काइनेज की प्रेजेंस में एक दूसरे में आपस में कन्वर्जन लाइक एटीपी प्लस एएमपी 2 एडीपी और 2 एडीपी कन्वर्ट हो सकते हैं एएमपी और एटीपी में इन द प्रेजेंस ऑफ एडेनोलेट काइनेज रिएक्शन। और दूसरे न्यूक्लियोसाइड से एटीपी का बनना लाइक जीटीपी प्लस एडीपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस एटीपी। इस तरह से हमारे पास एटीपी जो है वो डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड से ट्रांसफर होकर बन सकता है। नेक्स्ट हमारे पास बार्बिटुरेट्स। बार्बिटुरेट्स यानी कि एमोबार्बिटल अमाइटल जो है ये ड्रग्स एनेस्थेटिक्स ग्रुप के अंदर यूज होती हैं जनरल एनेस्थीसिया के अंदर और अनकॉन्शियसनेस कॉज करती हैं क्योंकि ये अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी को कम करती हैं और ये कौन से लेवल पे हमारे पास रेस्पिरेटरी चेन को डिस्टर्ब करती हैं। जो हमारे पास बार्बिटल्स हैं वो हमारे पास कम्प्लेक्स 1 की ब्लॉकर्स या इनहिबिटर्स होती हैं। ये हमारे पास ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आयरन सल्फर प्रोटीन टू कोएंजाइम Q को ब्लॉक करती हैं। इस तरह से हमारे पास एटीपी की फॉस्फोराइलेशन को या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इनहिबिट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम विच पाथ एटीपी प्रोडक्शन इज कंटिन्यू टू मेंटेन द फंक्शन ऑफ ब्रेन एट बेसल लेवल। ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू हमारे पास ब्रेन के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो कंटिन्यूस रहती है ताकि ब्रेन को एनर्जी मिलती रहे। हाउ नॉन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट लाइक NADH प्रोड्यूस जो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में हो रहा है वो ट्रांसफर होता है माइटोकॉन्ड्रिया से फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए। सबसे पहले हमारे पास होती है इसके अंदर 2 शटल्स इन्वॉल्व। 2 शटल कौन से? ग्लिसरोफॉस्फेट शटल और मेलेट शटल। ग्लिसरोफॉस्फेट शटल के अंदर हमारे पास ये होता है
कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो हमारे पास क्रॉस नहीं कर सकता माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को, तो हमारे पास ये कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ साइटोसोलिक ग्लिसरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। इस तरह से हमारे पास एक NADH यूज हो जाता है, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट अंदर आ जाता है, अंदर आके वापस डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस के अंदर FAD जो है वो FADH में कन्वर्ट होता है और इस तरह से हमारे पास जो है नॉन रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो है वो जनरेट हो सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरी है मेलेट शटल। मेलेट शटल के अंदर हमारे पास जो एक रिएक्शन हमने प्रोटीन में पढ़ा था कि अल्फा कीटोग्लूटारेट जो है वो ग्लूटामेट में कन्वर्ट होता है और एस्पार्टेट जो है वो ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट होता है। ये ऑक्सैलो एसीटेट जो है ये मेलेट के अंदर रिड्यूस कर दिया जाता है। ये जब रिड्यूस हो जाता है मेलेट डिहाइड्रोजिनेज के प्रोसेस में मेलेट में, तो ये मूव कर जाता है इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। वहाँ पे ये दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। ऑक्सैलो एसीटेट दोबारा से मिलकर हमारे पास अल्फा एस्पार्टेट और अल्फा कीटोग्लूटारेट बना देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अमीनो ट्रांसफेरेज या फिर एस्पार्टेट ट्राइअमाइनेज AST। इसकी अगर डिटेल पढ़ें तो ग्लिसरोफॉस्फेट शटल में 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो NADH से ट्रांसफर होते हैं डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में और हमारे पास बनता है ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट बाय ग्लिसरोफॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट को हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल लाइसोजाइम जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं फैट से FADH2 में, उसके इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करके इसको वापस से कन्वर्ट कर देते हैं DHAP में। ऑक्सीडाइज्ड फैट बन जाता है और रिजल्टिंग 2 ATPs हमारे पास साइटोसोलिक NADH से बन जाती हैं। मेलेट एस्पार्टेट शटल के अंदर हमारे पास NADH जो है वो प्रोड्यूस होता है रादर देन FADH। यहाँ पे NADH प्रोड्यूस होगा तो हमारे पास एक NADH हमें पता है कि वो 2.5 ATP देता है और FADH कितनी देता है 1.5। इसको अप्रॉक्सीमेट करके 2 या 3 कर सकते हैं हम और ये हमारे पास बन जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट इज रिड्यूस्ड टू मेलेट। और इस तरह से हमारे पास मेलेट शटल और ऑक्सैलो ग्लिसरोफॉस्फेट शटल काम करती हैं और रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो है वो अपनी एनर्जी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 4 कॉम्प्लेक्सेस ऑफ रेस्पिरेटरी चेन और लो 1 कॉम्प्लेक्स। रेस्पिरेटरी चेन के कॉम्प्लेक्स का नाम है NADH कॉम्प्लेक्स। 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। फर्स्ट है NADH Q ऑक्सीडोरेडक्टेज कॉम्प्लेक्स, सेकंड है सक्सिनेट Q रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, थर्ड है Q साइटोक्रोम C ऑक्सीडोरेडक्टेज कॉम्प्लेक्स और फोर्थ है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स। तो उन कॉम्प्लेक्स कौन से हैं 2,4 DNPH, 2,4 डाइनाइट्रोफिनोल और थर्मोजेनिन। कॉम्प्लेक्स 1 में NADH से ट्रांसफर होते हैं इलेक्ट्रॉन टू कोएंजाइम Q, फिर कोएंजाइम Q से साइटोक्रोम C तक जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स 3 का नाम बन जाएगा। फिर साइटोक्रोम C से ऑक्सीजन तक जाते हैं तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज ये नाम बन जाएगा फोर्थ का। और सेकंड का नाम कैसे सक्सिनेट Q रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स, ये सक्सिनेट से Q को ट्रांसफर हो रहे हैं, इस तरह से इनके नाम रखे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिफाइन हाई एनर्जी बॉन्ड, क्लासिफाई हाई एनर्जी फॉस्फेट हाई एनर्जी कंपाउंड्स। हाई एनर्जी बॉन्ड वो बॉन्ड है जिसकी हाइड्रोलिसिस से हमारे पास 30 किलो जॉल या 7 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो या जनरेट हो और एनर्जेटिकली अगर ये हमारे पास जो कि रिएक्शन को फॉरवर्ड ड्राइव कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी टाइप्स या क्लासिफाई। सबसे पहले होते हैं पायरोफॉस्फेट ATP की फॉर्म में, असाइल फॉस्फेट 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, इनोल फॉस्फेट, पेप फॉस्फोइनोल की फॉर्म में, थायोएस्टर एसिटाइल कोए, फॉस्फोजेंस, फॉस्फोक्रिएटिन या क्रिएटिन फॉस्फेट। ठीक है, इस तरह से हमारे पास पायरोफॉस्फेट, असाइल फॉस्फेट, इनोल फॉस्फेट, थायोएस्टर, फॉस्फोजेंस, ये हमारे पास है इसकी क्लासिफिकेशन। एक चाइल्ड ने फिर से वही क्वेश्चन साइनाइड ले लिया, उसको कौन सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स 4 ब्लॉक होगा, ATP जो है वो कम हो जाएगी एनर्जी प्रोडक्शन और उसकी हो जाएगी डेथ। 2 अदर कंपाउंड जो हैं वो हमारे पास सेम साइड पे जो एक्ट कर रहे हैं, साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2S, ये हमारे पास तीनों जो हैं वो ब्लॉकर हैं कॉम्प्लेक्स 4 के। इसके बाद हमारे पास है व्हाट इज केमियोस्मोटिक थ्योरी। केमियोस्मोटिक थ्योरी हमारे पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो कॉम्प्लेक्स 1 2 3 1 3 4 या 2 3 4 इनसे पास करके और हमारे पास एनर्जी ग्रेडियंट के क्रॉस जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन प्रोटॉन पंप जो है वो प्रोटॉन पंप हो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, फिर वो दोबारा ATP सिंथेस से पास करते हुए ATP को बनाए। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं केमियोस्मोटिक थ्योरी। यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने के साथ साथ ये हाइड्रोजन जो है ये पंप हो जाएंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। फिर हमारे पास अपने ग्रेडियंट के थ्रू ये हमारे पास करेंगे ATP सिंथेस से, इस प्रोसेस के अंदर ATP सिंथेसाइज होगी। इस प्रोसेस को हम कहते हैं केमियोस्मोटिक थ्योरी। आगे हमारे पास ATP प्रोडक्शन है बाय ATP सिंथेस, सेम वही है कि हमारे पास इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं। हमारे पास जो ATP सिंथेस है इसके मल्टीपल सब यूनिट होते हैं F0 और F1 पार्टिकल जो है वो रोटेट कर सकता है। इसके पास जब गामा सब यूनिट अटैच करता है तो हमारे पास यहाँ से हाइड्रोजन आयन जो है वो मूव करते हैं इनटू द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जिसकी वजह से ये रोटेट करता है और ATP जनरेट होती है बाय ADP प्लस फॉस्फेट। इसको हम कहते हैं ATP प्रोडक्शन बाय ATP सिंथेस या केमियोस्मोटिक थ्योरी। आगे हमारे पास है इनमरेट द कंपोनेंट एंड फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स 5 ऑफ रेस्पिरेटरी चेन। अच्छा, कॉम्प्लेक्स 5 हमारे पास प्रोटॉन पंप ATP सिंथेस नहीं वही कि इसके अंदर F0 पार्टिकल होता है जो कि रोटेशन करता है, F1 पार्टिकल होता है जिसके अंदर से हमारे पास इलेक्ट्रॉन पास करते हैं तो ADP और फॉस्फेट मिलकर ATP बनाते हैं। ATP सिंथेस हमारे पास एंजाइम है जो कि हमारे पास कपल कर रहा है ऑक्सीडेशन इन रेस्पिरेटरी चेन फॉस्फोराइलेशन को, वहां से आगे ये पड़ा हुआ होता है और ATP बनाता है बाय द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन अलोंग द मैट्रिक्स इनटू द मैट्रिक्स फ्रॉम द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस प्रोटॉन ग्रेडियंट के अलोंग। इस तरह से हमारे पास जो है ATP सिंथेस काम करता है, कॉम्प्लेक्स 5 इसको कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इनहिबिटर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इनहिबिटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स 1 के लिए हमने पढ़े थे अमाइटल्स या बार्बिचरेट्स, इसके अलावा रोटिनोन, MPP, न्यूरोटॉक्सिन, पायरिसिटीन एंड क्लोरप्रोमाजीन। कॉम्प्लेक्स 2 के लिए हमारे पास मेलोनेट है इनहिबिटर। कॉम्प्लेक्स 3 के लिए हमारे पास एंटीमाइसिन A, डाइमेक्रापोल, डाइमर कैप्रोल, फेनफॉर्मिन। कॉम्प्लेक्स 4 के लिए तो बहुत मशहूर है ज़माना साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S अजाइड और क्लोरएम्फिसिनोल। कॉम्प्लेक्स 5 यानी कि ATP सिंथेस के लिए हमारे पास है ओलिगोमाइसिन A। ये सारे हमारे पास इनहिबिटर्स, इनको ऐसे रट्टा ही मारना है। इसके बाद हमारे पास रेस्पिरेटरी चेन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या हैं। कंपोनेंट्स हम लोग पहले भी कर चुके हैं। रेस्पिरेटरी चेन हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस, सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस है जहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं और फिर एंड पे प्रोटॉन पंप जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके तो ATP बना देता है। नेक्स्ट है हमारे पास गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ATP। ATP की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 तो फॉस्फेट ग्रुप लगा देने हमने, एक राइबोस शुगर लगा देनी है, राइबोस शुगर के 5 कार्बन 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच कराने हैं। फर्स्ट कार्बन पे हमने लगा देनी है एडेनिन। एडेनिन जो है वो प्यूरीन रिंग है, डबल रिंग होती है। इसकी जो
9th वाली नाइट्रोजन है ना, 9th वाले नंबर पे ये हमारे पास अटैच हो जाएगी और कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगी। स्ट्रक्चर को ऐसे रट्टा ही मारना है। इसके अंदर टोटल 5 नाइट्रोजन है, एक बाहर है और 4 रिंग के अंदर प्रेजेंट है। और 4 फंक्शन बताने हैं। एटीपी की एटीपी एनर्जी कैरियर होती है, फॉस्फेट डोनर होती है, रिएक्शन में साइक्लिक एमपी बना के सेकंड मैसेंजर बनाती है, डीएनए और आरएनए सिंथेसिस में काम करती है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर साइटोक्रोम्स। साइटोक्रोम्स जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग जो है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं। ये हमारे पास हीम ग्रुप कंटेन करती हैं। इनके पास सेंट्रल एटम आयरन होता है अपने कोर में और हीम जो है इनका कोफैक्टर यहाँ कोफैक्टर के तौर पर करता है। यहाँ पे आयरन जो है +2 और +3 दोनों फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होती है। साइटोक्रोम्स के नाम होते हैं बी, साइटोक्रोम C1 और ए, साइटोक्रोम ए और A3, ये डिफरेंट नाम है इनके। साइटोक्रोम A3 जो है वो कॉपर कंटेन करती हैं। साइटोक्रोम C जो है वाटर सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन प्रोटीन है। C और A3 जो है ये कॉम्बिनेशन करती हैं और हमारे पास कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर टेक पार्ट करती हैं। B और C1 जो है वो कोएंजाइम Q और साइटोक्रोम C रिडक्टेज यानी कि कॉम्प्लेक्स 3 का पार्ट होती हैं। इस तरह से ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास फिर केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी है जो कि हमने पहले डिस्कस कर ली। उसके बाद हमारे पास है हाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू कॉम्प्लेक्सेस ऑफ रेस्पिरेटरी चेन। सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज होते हैं NADH से, वहां से FMN उठाता है, FMN उठा के वो आयरन सल्फर प्रोटीन को देता है, आयरन सल्फर प्रोटीन से वो कोएंजाइम Q को चले जाते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 की स्टोरी। यहाँ से कोएंजाइम Q से साइटोक्रोम B से C1, वहां से C, फिर वहां से A3 और कॉपर के अंदर ट्रांसफर होते हुए इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन को मिलते हैं और ये बन जाता है वाटर और साथ में हमारे पास ATP की जनरेशन होती है। कॉम्प्लेक्स 2 से जब जाएंगे तो हमारे पास ये सक्सिनेट से ट्रांसफर होंगे फैट में, वहां से आयरन सल्फर में, वहां से Q में, वहां से साइटोक्रोम B C1 C A3 और हमारे पास चले जाएंगे ऑक्सीजन के पास। इस तरह से हमारे पास ये पास करते हैं इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इनहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बाय ड्रग। कॉम्प्लेक्स 1 को हमारे पास इनहिबिट कर रहे हैं एमोबार्बिटल, रोटिनोन, पैरिसिडीन। कॉम्प्लेक्स 2 को मेलोनेट। कॉम्प्लेक्स 3 को हमारे पास बाल या एंटीमाइसिन ए, बाल है ब्रिटिश कुछ इस तरह का इसका निमोनिक था, निमोनिक नहीं नाम। और कॉम्प्लेक्स 4 को H2S कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड। इसके अलावा अनकपलर जो है वो ATP सिंथेज को कर रहे हैं, अल्गोमाइसिन हो गया और थर्मोजेनिन और 2,4-DNPH अनकपलर के तौर पर 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल जो है वो अनकपलर के तौर पर करती है। और हमारे पास यहाँ पे कार्बोक्सिन और TTFA भी है। ये हमारे पास डिफरेंट साइट्स हैं इनहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।